Let's see this question. Two pendulums have time periods t and 5t by 4. They start SHM at the same time from the mean position. After how many oscillations of the smaller pendulum they will begin again in the same phase. Okay, तो बेसिकली क्वेश्चन में हम जो यूज करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ द सिंपल पेंडुलम यूज करने जा रहे हैं. बेसिकली टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड and frequency of the simple pendulum और concept of being in same phase. राइट तो बेसिकली ये कंसेप्ट हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं. क्वेश्चन थोड़ा सा हम डायग्राम बना के समझते हैं कि हमारे पास दो पेंडुलम है, दो पेंडुलम क्लॉक बोल सकते हैं या दो पेंडुलम है. अगर हम कंसीडर करें एक ये पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड हमारा कितना गिवन है, टी के बराबर है. राइट यहाँ पे कोई दूसरा पेंडुलम है जो लार्जर पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड अगर ज्यादा है तो इसका लार्जर पेंडुलम है 5t/4 है. दोनों मीन पोजीशन से हमारा क्या करते हैं, मीन पोजीशन से ऑसिलेट होना स्टार्ट करते हैं. अगर ये भी हमारा मीन पोजीशन से ऑसिलेट हो रहा है तो इस तरीके से ये ऑसिलेट होगा, और ये भी मीन पोजीशन से ऑसिलेट हो रहा है तो इस तरीके से इसका भी ऑसिलेशन होगा. तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये ऑसिलेशन के लिए अलग अलग टाइम लेंगे क्योंकि टाइम पीरियड अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग हो जाएगी. तो दूसरी बार एक बार हमने मीन पोजीशन से इसको भी डिस्प्लेस कर दिया, मीन पोजीशन से इसको भी डिस्प्लेस कर दिया, एक ही फेज में मतलब एक ही डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट किया है. तो दोबारा कितने टाइम के बाद या दोबारा कितने ऑसिलेशन के बाद ये दोनों एक ही फेज में आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये t1 टाइम के बाद जो है अगेन उसी फेज में आ रहा है और ये t2 टाइम के बाद उसी फेज में आ रहा है और एट द सेम टाइम दोनों को सेम फेज में होना है. तो t1 क्या होना चाहिए, t1 इक्वल टू t2 के बराबर होना चाहिए. अब अगर ये t1 इक्वल टू t2 के बराबर हो, ये टाइम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम के नंबर ऑफ ऑसिलेशन इंटू टाइम पीरियड हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम एक ऑसिलेशन के लिए हमारा क्या लग रहा है, एक ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड के बराबर होता है. अगर मान लेते हैं इसने क्या किया है, इसने किसका ऑसिलेशन पूछ रहा है यहाँ पे, बेसिकली दे विल बिगिन, चलो ठीक है, तो स्मॉलर पेंडुलम का पूछ रहा है. तो स्मॉलर पेंडुलम के लिए हम क्या ले लेते हैं, t1 ले लेते हैं. लार्जर पेंडुलम के लिए हम t2 ले लेते हैं. और इसका मान लेते हैं ये n1 ऑसिलेशन कर रहा है और ये n2 ऑसिलेशन कर रहा है. तो t1 क्या हो जाएगा, अगर ये n1 ऑसिलेशन कर रहा है तो n1 इंटू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t1 के बराबर हो जाएगा. अगर ये हमारा t1 इक्वल टू t2 के बराबर है तो ये टाइम क्या होगा, n1 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में जो है कितना टाइम लेता है, टाइम पीरियड के बराबर. तो n1 ऑसिलेशन में कितना ले लेगा, n1 इंटू टी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू 5t/4. तो n1/n2 का जो रेशियो हो जाता है हमारा 5/4. राइट, n1/n2 का जो रेशियो आ जाता है हमारा कितना आ जाता है, 5/4 के बराबर हो जाता है. तो मतलब ये जो n1 जो स्मॉलर पेंडुलम है वो 5 ऑसिलेशन लेगा और जो लार्जर पेंडुलम है वो 4 ऑसिलेशन होगा. अगर ये पूछा जाए उसके बाद पहले बार ये फेज सेम फेज में और उसके बाद दोबारा कब सेम फेज में आएंगे, इसमें इंटीजर का मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो स्मॉलर का 10 ऑसिलेशन और लार्जर का 4 ऑसिलेशन. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मॉलर का 5 ऑसिलेशन के बाद ही हमारा क्या हो जाएगा, ये दोबारा सेम फेज में आएंगे. तो जो हमारा यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. स्मॉलर पेंडुलम के कितने ऑसिलेशन के बाद आएंगे, ये 5 ऑसिलेशन के बाद आ जाएंगे. तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा.